Hello everyone, welcome to O2IS Academy YouTube channel. So today we will start with one more topic in our Polity Bytes series, जिसमें हम अभी कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स. तो आज का जो टॉपिक होगा दैट इज़ रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम, जो है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक. फाइन. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की या फिर बाकी सारे लेक्चर्स की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. प्लस आप O2IS अकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको और भी स्टडी मटेरियल मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज़ राइट टू फ्रीडम. सो जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, या अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं कि 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, तो आप सब बोलेंगे हमारा देश आज़ाद हुआ था या हम आज़ाद हुए थे. ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है कि देश आज़ाद होने में और आपके आज़ाद होने में क्या डिफरेंस है. तो जो हम लोग थे, इस पर्टिकुलर डेट को हम कंसिडर करें तो इससे पहले हम एक अंडर रूल के अंदर थे. ठीक है, हमें रूल किया जा रहा था, हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे. तो बेसिकली इस पर्टिकुलर डेट को हमें क्या मिली थी? आज़ादी, हमारे देश को. लेकिन क्या हम आज़ाद हो गए थे? हम आज़ाद कब होंगे? जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर हक होंगे, अधिकार होंगे, या हमें आज़ादी होगी. तो जो हमारी आज़ादी है वो है इंस्क्राइब्ड इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट में, जो है राइट टू फ्रीडम. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हमारे आज़ाद होने में और हमारे देश की आज़ादी में. सो व्हेन वी कम टू आर्टिकल 19 से लेके 22 तक जो राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं, तो इसको हम बेसिकली पहले एक ओवरव्यू सा देखते हैं. उसके बाद वी विल स्टार्ट एक एक आर्टिकल को हम अच्छे से एनालाइज करके लास्ट में एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी क्लियर्ड विद दिस टॉपिक टोटली. फाइन. सो व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 19, तो हमें ये देता है 6 फ्रीडम्स, मीन्स सिटीजन्स को. तो वो फ्रीडम्स क्या हैं? दैट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन. आप कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं. आप कुछ लोग मिलके असेंबल हो सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं. ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर क्लब बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, जिसे है एसोसिएशन. आप मूवमेंट कर सकते हैं. सी व्हेन इट कम्स टू द मूवमेंट, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. वन इज इंटीरियर एंड वन इज एक्सटीरियर. जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आएंगे आगे कुछ स्लाइड्स में, देन वी विल थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे कि व्हाट डज दिस मीन बाय मूवमेंट. ठीक है, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन. देखो रेजिडेंस जो है, जब बात हम रेजिडेंस की करेंगे, सो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. इसको भी हम बाद में देखते हैं. अभी छोटा सा नॉर्मल ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. देन इट इज़ रिलेटेड टू प्रोफेशन, कि हमें क्या काम करना है, क्या नौकरी करनी है, क्या हम गवर्नमेंट हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कर सकती है कि हमें ये प्रोफेशन फॉलो करना ही है. देन इट कम्स टू द आर्टिकल 20. अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसने कोई क्राइम कमिट किया है, उसको भी अधिकार हैं. ठीक है, उसके क्या फंडामेंट, ऐसा नहीं है कि उसको आपने अरेस्ट कर लिया तो आप उसको कोई भी राइट नहीं देंगे, उसकी लाइफ को जहन्नुम बना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. देन इट इज रिलेटेड आर्टिकल 21, जो बोलता है कि आपको लाइफ होनी चाहिए. लाइफ इज दैट. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक चीज़ बोली थी कि इट इज रिलेटेड टू द डिग्निफाइड लाइफ. ठीक है, जीते तो जानवर भी हैं, बट आपकी और एक जानवर की जिंदगी में क्या फ़र्क होना चाहिए? क्या खाना सोना पीना, दैट इज ओनली द लाइफ, और इट इज समथिंग एल्स. ओके. देन राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन. एजुकेशन, शिक्षा हम सबका बेसिक अधिकार है. लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखें, जब भी किसी आर्टिकल के आगे ये चीज़ कोई अल्फ़ाबेट ऐड है, इसका मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो ऐड किया गया है क्या. लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्या उस टाइम पे हमारे पास शिक्षा के लिए या एजुकेशन के लिए कोई अधिकार नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है. ये हम आगे देखेंगे जब इसको डिटेल में करेंगे. देन इट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 22, जो है हमारे अरेस्ट करने के तरीके, कि आप किसी भी पर्टिकुलर इंसान को किस ग्राउंड्स पे आप अरेस्ट कर सकते हैं और उसके फर्दर क्या प्रोसीजर है. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे ये सारे आर्टिकल्स, जो उसमें देता है 6 फ्रीडम हर एक सिटीजन को. देन इट इज रिलेटेड टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, जो हमने क्राइम कर दिया है, हमारी लाइफ के लिए, लिबर्टी को लेके, हमारी शिक्षा के अधिकार को लेके, प्लस हमने जो डिटेंशन और अरेस्ट होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 19, जो बोलता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ये मैंने आपको अभी बता दिया. ठीक है, असेंबल पीसेबली, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. बस एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास एक और अधिकार था, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी. लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको बाद में डिलीट कर दिया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट. एंड इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में ये अभी भी है, लेकिन इट इज़ नॉट आवर फंडामेंटल राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट थिंग. जो हमने 6 फ्रीडम्स की बात की, तो हमारे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. देखिए, आप रहते हैं एक कंट्री में जो है इंडिया. इसको कौन रूल करता है इस टाइम पे, मीन्स या कौन गवर्न कर रहा है? दैट इज आवर गवर्नमेंट. ठीक है,
तो गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसीज़ बनाएंगी तो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होंगी जो आपको पसंद आएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो नहीं आएंगी, और कुछ ऐसी होंगी जिससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपका उस पर्टिकुलर पॉलिसी से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो एक पॉलिसी किसी और सेक्शन को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जब बात आती है उन पॉलिसीज़ की, तो उन अगर मान लीजिए आपको कोई पॉलिसी पसंद आती है तो क्या आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं किसी रिलेटेड? यस यू कैन। ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉलिसी अप्रिशिएशन हमें थोड़ा कम आता है करना गवर्नमेंट के टाइम पे, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिटिसाइजिंग तो हमें वो ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो क्या क्रिटिसाइज करना हम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को क्रिटिसाइज? येस यू कैन डू इट। ठीक है, कैसे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं? मान लीजिए आप कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है, या पिक्चर के वे में कर सकते हैं, या आप किसी चीज़ में भाषण दे सकते हैं, एनीथिंग। सो यू हैव द फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप स्पीच दे सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो दैट इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, बिलीव्स एंड कन्विक्शंस फ्रीली थ्रू वर्ड्स, राइटिंग, पिक्चर्स और इन एनी अदर मैनर। ये मैंने आपको अभी समझाया। सेकेंड इज कि ये किस लिए ज़रूरी है? बिकॉज ये हमें एक सेल्फ फुलफिलमेंट देता है। ऐसा नहीं है ना कि हमें ये लगे कि हम पर कोई रूल ही करे जा रहा है, हमें उसके प्रति कोई अधिकार है ही नहीं, हम उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए कोई पॉलिसी देता है, अगर हम नॉर्मल एक स्कूल का, अगर हम पूरे इंडिया की बात ना करें, हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, हमें वहाँ पे कोई एक ऐसा रूल बना दिया जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं वो रूल गलत है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ना कि आप किस वे में बोल रहे हैं। आप अगर आपको बोले कि नहीं आपको ड्रेस होना पसंद नहीं है तो ये गलत बात है ना, दैट इज सम डिसिप्लिन। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा रूल जो आपको पसंद नहीं आया या गवर्नेंस में जो आपको चीज़ पसंद है तो आप उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं या उसके बारे में बोल सकते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी गवर्नमेंट ने बनाया कि आप उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? येस ऑफ कोर्स देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस जो स्टेट आप कर लगा सकती है, जैसे कि है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। मान लीजिए कल को आप एक भाषण में उठें और आप बोले कि कश्मीर हमारा पार्ट नहीं है, तो दैट इज अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फ्रेंड रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, आपकी कोई ऐसी बात या आपका कोई ऐसा स्पीच या ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो हमारे फॉरेन रिलेशंस को खराब करे या पब्लिक में डिसऑर्डर क्रिएट करे, या आप कुछ भी ऐसे, मान लीजिए आप कभी भी अगर आपने आपको एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आपको स्पीच दे रहे हैं या आप किसी चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ भी, तो एटलीस्ट उसमें एक डिसेंसी होनी चाहिए, एक मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो क्रिटिसाइजेशन में भी हम आपको वैसे भी कहते हैं कि जब भी अगर आपकी लड़ाई भी हो जाती है तो आप उसमें अपनी मोरालिटी मत लूज कीजिए। ठीक है, बिकॉज दिस विल शो हाउ द पर्सन यू आर। ठीक है, सो सेम इज द वे कि डिसेंसी और मॉरलिटी होनी चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट को या किसी जस्टिस या किसी जजेस को अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए। डिफेम कर रहे हैं या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब आपकी किसी दिए भाषण से पब्लिक आपके खिलाफ हो जाए, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए, दंगे होना शुरू हो जाए, तो ये सब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट क्या ये आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर भी है? नो, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल अगेंस्ट स्टेट। ऐसा नहीं है कि आप जाके रास्ते में चल रहे हैं और एक इंसान आता है, आप उसको क्रिटिसाइज करने लग जाओ और आप फिर बोले कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। नो, यू कैन नॉट डू दिस। ओके, सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस फॉर दिस। बट क्या राइट टू, जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उसको एक ही चीज़ आती है? नो, इसके अंडर बहुत सेवरल राइट्स और भी इंक्लूडेड, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि मान लीजिए मुझे किसी के व्यूज़ पसंद आ गए, मुझे कोई रिलीजियस गुरु है, मुझे उनके व्यूज़ पसंद आ गए, तो क्या मैं उनको आगे स्प्रेड कर सकती हूँ? येस यू कैन डू इट। मान लीजिए आपको किसी के व्यूज़, बट अच्छे व्यूज़, जो रिस्ट्रिक्शंस वाला पार्ट है, किसी को डिफेम नहीं करना है, किसी के लिए आप गलत नहीं बोल सकते हैं, वो अभी भी सेम है, बट किसी और के रूल्स अपने फॉलो करें, आप उस चीज़ को आप आगे बोल सकते हैं। प्लस प्रेस, पर्टिकुलरली जो हमारा आर्टिकल है प्रेस की फ्रीडम को लेके, वो कोई ऐसा आर्टिकल मेंशन नहीं है, बट ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के अंडर ही हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, राइट टू टेलीकास्ट, ये सब जो अधिकार है ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के अंडर ही आते हैं। हाँ, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइट टू स्ट्राइक जो है हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, बट दिस इज़ अ लीगल राइट। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज आर लीगल राइट बट इट इज़ नॉट आर फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मान लीजिए आपकी कोई भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को टैप नहीं कर सकता है, ये स्पीच और एक्सप्रेशन के अंडर नहीं आता है। सेम इज विद इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर छपने से पहले ही अगर आप उसको रोक दें तो ये भी उसमें अंडर कंसिडर इसी राइट या फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंडर ही ये चीज़ आती है। बट व्हेन इट कम्स टू सेडिशन, सेडिशन हम कब अप्लाई करते हैं कि मान लीजिए आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला और आप पे सेडिशन केस लगा दिया जाए, तो ऐसा नहीं है, तो फिर तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो हमारा ये अधिकार कैसे बचेगा? तो एक केस है दैट इज केदारनाथ सिंह केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि
गवर्नमेंट सेडिशन केस लगा सकती है, लेकिन उसके बीच में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसकी रेस्ट्रिक्शन के बीच में एक वैलिड बैलेंस होना चाहिए। मतलब आपने क्रिटिसाइज किया, ठीक है, उससे कोई वायलेंस नहीं हुआ है तो आप सेडिशन केस नहीं लगाएंगे। मान लीजिए आपने कोई क्रिटिसिज्म किया, कोई वायलेशन हुआ, पब्लिक में डिसऑर्डर क्रिएट हुआ, देन यू कैन अप्लाई द केस ऑफ सेडिशन। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गवर्नमेंट को नॉर्मली कुछ बोला जिससे हुआ कुछ नहीं, ना पब्लिक में कोई डिसऑर्डर क्रिएट हुआ, ना कोई वायलेंस हुआ, ना कोई दंगे हुए, तो आप सेडिशन केस लगा देंगे। नो, तो आप इस पर्टिकुलर केस को याद रखिएगा। दिस वॉज द केस जिसमें प्रॉपरली सेडिशन की डेफिनेशन को या कहाँ पे कैसे अप्लाई किया जाएगा ये उसमें डिसाइड किया गया था। So that's all about the freedom of speech and expression. नेक्स्ट आता है राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ हम देखते हैं, मान लीजिए आपको किसी रिलीजन, किसी कथा के लिए अगर आपको असेंबल होना है, ठीक है, या किसी भी चीज़ के लिए कोई आपको असेंबली करनी है या आपको किसी ग्राउंड में मिलना है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के आपको अधिकार है। येस, यू हैव द ऑल द राइट टू असेंबल, बट वो असेंबली कैसे होनी चाहिए, एक तो वो पीसफुल होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई हथियार नहीं होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अगर आप कुछ लोग या कोई पर्टिकुलर ग्रुप कहीं पे मिल के किसी चीज़ पे बात करना चाहता है, वो कोई असेंबली बनानी है, बेसिकली हम एग्जाम्पल लेते हैं, मंदिर में जाना है, आपको कीर्तन करना है, येस यू कैन डू इट, लेकिन ऐसा ना होना कि मंदिर में कीर्तन की जगह कोई दंगा ही हो रहा हो, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। बट इफ इट्स अ पीसफुल, कोई अनार्म्ड है, ठीक है, कोई वायलेंस नहीं है, देन यू हैव द राइट टू असेंबल पीसेबली। लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मैंने आपको पहले भी कहा था, हम इसमें हर एक आर्टिकल पढ़ेंगे और हर आर्टिकल में आपको कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर मिलेगी। सो व्हेन इट कम टू, तो उसमें सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक डिसऑर्डर में क्रिएट, जो मैंने आपको अभी बोला कि जो हम दंगे वाला पार्ट पढ़ रहे हैं कि दंगे ना हो, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। प्लस मान लीजिए आपको कोई असेंबली करनी है, लेकिन किसी को लग रहा है, या मतलब किसी को क्या, मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं इससे कुछ वायलेंस हो सकता है, तो सेक्शन 144 सीआरपीसी किया है। वैसे भी आपने इतना न्यूज़ में रहता है ये सेक्शन 144 कि आपको ऑलरेडी वैसे भी ये याद होगा। इस पर्टिकुलर के ना मैजिस्ट्रेट इशू कर सकता है ऑर्डर कि अभी ये असेंबली नहीं होगी, फॉर हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है, सेफ्टी के रिलेटेड हो सकता है, जो उस असेंबली, पर्टिकुलर असेंबली को रोका जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मान लीजिए आप कुछ लोग हैं, 10-15 लोग हैं, आपके व्यूज मिलते हैं, आप चाहते हैं आप एक एसोसिएशन बनाए, वो पर्टिकुलर किसी भी आइडिया को लेके हो सकता है, वो कोई सोसाइटी का क्लब हो सकता है या वैसे नॉर्मल कोई क्लब स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है, कोई ट्रेड यूनियन आप बना सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हैं। सो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उस पर्टिकुलर एसोसिएशन को आप बनाइए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हम नॉर्मली देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हर विलेजेस में बन रही है, टाउन्स में बन रही हैं, तो यू हैव द राइट टू मेक दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आप ध्यान रखें कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को या एसोसिएशन को बनाने का अधिकार तो आपके पास है। यू हैव द फंडामेंटल राइट टू मेक एसोसिएशन, पर आप गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते हो कि आप हमारी एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज भी कीजिए। वो गवर्नमेंट की मर्जी है, अगर उनको लगेगा कि दैट इज नीडेड। ठीक है, सो टू क्रिएट अ एसोसिएशन, टू मेक अ एसोसिएशन, टू मेक अ ग्रुप, क्लब इज योर फंडामेंटल राइट, ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन आप उस पर्टिकुलर एसोसिएशन के लिए, उस सोसाइटी के लिए आप चाहें कि गवर्नमेंट भी उसको रिकॉग्नाइज कर दीजिए, तो ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, सो इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये है सॉवरेनिटी, नॉट सेरेनिटी, सॉरी, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट कि आप एसोसिएशन और यूनियन आपका कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नाउ मैंने आपको जब स्टार्टिंग में हम उसका ओवरव्यू देख रहे थे तो हमने देखा था राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दो कंसेप्ट्स पढ़ते हैं जब हम पढ़ेंगे एक स्टेट की बात, तो एक तो होगा कि विद इन द स्टेट, कि जम्मू कश्मीर से हमें तमिलनाडु जाना है, कर्नाटका जाना है, या नॉर्थ ईस्ट में जाना है, राजस्थान में जाना है, तो हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम बिना किसी वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें के हम पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में कहीं पर भी जा सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेसिफिक कोई परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है, सो बट व्हेन इट कम्स टू, सो दिस इज, जब बात आती है मूवमेंट की, सो मूवमेंट को हम करते हैं दो पार्ट्स में, वन इज इंटरनल जो हमने पढ़ा यहाँ पे, एंड वन इज एक्सटर्नल। और जो एक्सटर्नल मूवमेंट है दैट इज मूवमेंट आउट ऑफ द इंडिया, दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल
21। इस चीज़ को आप याद रखिए, बिकॉज दिस विल बी द वन पॉइंट जिसमें आपको कंफ्यूज किया जा सकता है जब भी आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। सो जब बात आएगी इंटरनल मूवमेंट की, तो है आर्टिकल 19 कि आप पूरे इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 21, मतलब एक्सटर्नल, आपको इंडिया से यूएस जाना है, यूके जाना है, तो दैट इज कवर्ड अंडर फंडामेंटल राइट। बट कौन सा फंडामेंटल राइट? इट इज आर्टिकल नंबर 21। बट हेयर ऑल्सो अगेन देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, और रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो एरिया है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए या जनरल पब्लिक के डिसऑर्डर के लिए, मान लीजिए जैसे कि इसमें मेंशन नहीं है बट जैसे कुछ हेल्थ कंसर्न्स के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्टिट्यूट्स के मूवमेंट पे अगर उसके हेल्थ को अफेक्ट करे तो उस पर आप रोक लगा सकते हैं। उसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मेरा तो हक है, मुझे जाना है। नो, इफ देयर इज रिलेटेड सम टू द हेल्थ कंसर्न या पब्लिक की सेफ्टी के लिए कोई कंसर्न है, तो इसमें रोक लगाई जा सकती है। प्लस शेड्यूल्ड ट्राइब और जो हम बाकी नॉर्थ ईस्ट के कुछ इंटरलाइन परमिट एरियाज जो भी है जिनमें कुछ परमिशंस चाहिए, तो वी हैव द, ये है हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस। अदरवाइज वी हैव द राइट टू मूव फ्रीली पूरे इंडिया के अंदर, स्टेट टू स्टेट, कॉर्नर टू कॉर्नर। नाउ व्हेन इट इज राइट टू रिसाइड एंड सेटल, देखिए रिसाइड और सेटल का मतलब क्या है, यहाँ पे दो टर्म्स यूज की हैं, वन इज रिसाइड एंड वन इज सेटल। रिसाइड इज टेम्पररी सेटलमेंट। मान लीजिए आप रहते हिमाचल में हैं और आप चंडीगढ़ आए हैं किसी कोचिंग के लिए, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कोचिंग के लिए आपको रेंट पे रहना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड रिसाइड। बट व्हेन इट कम्स टू सेटल, दैट मीन्स परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का भी आप कंसेप्ट याद कर सकते हैं इसमें, परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे क्या हुआ था। अदरवाइज जब आप एक उसको परमानेंट अपना एड्रेस बनाना चाहें, सो दैट इज पार्ट ऑफ सेटल। तो क्या आपके पास हक है, आप कहीं पे भी जाके सेटल हो सकते हैं? क्या आप अपना रेजिडेंस कहीं पे भी जाके बना सकते हैं? मान लीजिए मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अब मेरा मन है कि अब मैं पर्टिकुलरली परमानेंटली चंडीगढ़ में सेटल हो जाऊँ, तो क्या मैं हो सकती हूँ, या मैं दिल्ली सेटल हो जाऊँ, या मैं कहीं और सेटल हो जाऊँ विद इन द इंडिया? तो येस, we have the right, we have the fundamental right to reside and settle in any part of the territory of India, but with few exceptions. And when it comes to the exception, once again it comes to the scheduled tribe areas या particularly general public का order, ठीक है। तो देखिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक बार जरूर देखिए कि द राइट ऑफ आउटसाइडर्स टू रिसाइड एनी सेटल इन ट्राइबल एरियाज पर्टिकुलर, बिकॉज कभी भी अगर हम सेटल, अगर चंडीगढ़ आके मैं सेक्टर 15 में रहने लग जाऊँ तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। बट व्हेन इट कम्स टू रिसाइडिंग इन द ट्राइबल एरियाज, वहाँ का एक अपना कल्चर है, वहाँ के लोगों की एक्सेप्टेंस अलग है, तो क्या वो चीज़ में, ठीक है, आप जाके रह सकते हैं या उन लोगों को आपसे कोई इफेक्ट नहीं है। सो इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट, क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया? टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड टू सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल वोकेशन एंड प्रॉपर्टीज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मान लीजिए अगर आप सबको अधिकार दे देंगे तो कोई भी फैक्ट्री या कुछ भी लोग नॉर्मली भी जा सकते हैं, रह के उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें हमारा जो लास्ट, जो हमने 6 फ्रीडम्स की बात की थी, सो हमारी जो लास्ट फ्रीडम है दैट इज रिलेटेड टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिजनेस, ठीक है। मान लीजिए कोई काम चल रहा है, मान लीजिए रोड का काम चल रहा है, तो क्या गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि आपके लिए कंपलसरी नहीं, आपको इसमें काम करना ही पड़ेगा? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी है आप क्या जॉब करते हैं, क्या आप बिजनेस करते हैं, ठीक है। आप बिजनेस करते भी हैं कि नहीं करते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। आपको कोई उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता सिवाय आपके पेरेंट्स के, ठीक है। उनके लिए कोई फंडामेंटल राइट आपके पास एप्लीकेबल नहीं है। इसको थोड़ा वैसे रखिए मजाक में। बट द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और एनी ट्रेड, तो हमारे पास बात क्या है कि हमारी मर्जी है कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बट क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस है? ऐसा नहीं है कि सुबह हम उठे, हमने पहना वाइट कोट, चलो जी हम बन गए डॉक्टर, या हमने अगले दिन उठे, हमने पहना काला कोट, हम बन गए वकील। ऐसा नहीं है। यू शुड हैव ऑथराइज्ड, यू शुड बी ऑथराइज्ड फ्रॉम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज टू कैरी सम प्रोफेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उठ के जाएंगे, नहीं जी अब हमने कोट पहन लिया, अब हम चले PGI, अब हम करेंगे ऑपरेशन। नो, उसमें पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपने एक शॉप खोली, आपने चलाई 5 साल, तो क्या आपके पास अधिकार है कि आप उसको बंद कर सकते हैं? कि आपको पब्लिक आके ये बोलेगी नहीं जी अब आपने खोल दिया, आपके पास खोलने का अधिकार था, अब आप बंद नहीं कर सकते? नो, यू ऑल्सो हैव द राइट। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, जब फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, ठीक है, तो उसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि वो हमें नेगेटिव राइट भी प्रोवाइड करती है। मान लीजिए मैंने कोई शॉप खोली, अब मेरा उसको चलाने का मन नहीं है, तो मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको जाके चुपचाप बंद कर सकती हूँ, ठीक है। जब बात आई जॉब की, तो मुझे कोई कंपलसरी, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड्स अगर हम उन सबको अलग रखें तो मैं उसमें रेजिग्नेशन डाल सकती हूँ कि मुझे
अब ये पर्टिकुलर जॉब कंटिन्यू नहीं करनी है, ठीक है। सो दिस इज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेस और कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड। बट जब बात आती है ट्रेड की भी, तो ट्रेड शुड बी सेंसिबल। ऐसा नहीं है जो इंडेंजर्ड एनिमल्स है या आप ट्रैफिकिंग करना शुरू कर दीजिए। जिन चीज़ों पे रोक है वो रोक है ही। आप चिल्ड्रंस मतलब बच्चों को आप बेचना खरीदना शुरू कर दे और आप बोले कि नहीं ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं कुछ भी ट्रेड कर सकता हूँ, या कुछ भी ड्रग्स के रिलेटेड जो बैंड है, ठीक है। अब लिकर है दैट इज़ नॉट बैंड, बट उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड, तो जो चीज़ें आपको अलाउड है उसमें आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द बैन, ठीक है, तो वो आप उसमें अपना फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं कि अब मुझे राइट दिया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो इट कैरी राइट टू मॉरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, डेंजरस हार्मफुल ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, ये सब, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हमने क्या देखा कि हमारे पास बिजनेस खोलने का भी हक है लेकिन उसको बंद करने का भी अधिकार है। सो दैट वॉज ऑल रिपोर्टेड टू जो हमने पढ़ा इन कुछ फ्रीडम्स में, ठीक है। सो पहले हमने पढ़ा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें हमने देखा कि हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वी हैव स्टडीज। देन कुछ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस जिसमें हमने देखी। देन वी हैव स्टडीज सेडिशन क्या होता है, किस में ये अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव असेंबली पीसफुली, इसमें CRPC 144 हमने देखा। नाउ फॉर्म एसोसिएशन यूनियन कोऑपरेटिव, जिसमें हम देखा कि हम कोऑपरेटिव्स बना तो सकते हैं लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करना या ना करना फंडामेंटल राइट के अंडर नहीं आता है। देन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसमें हमने दो चीज़ें देखी कि इंटरनल मूवमेंट इज अलाउड बट व्हेन इट कम्स टू द एक्सटर्नल मूवमेंट इट इज अंडर आर्टिकल 21। देन रिजाइड एंड सेटलमेंट का फर्क मैंने आपको बताया कि आप कहीं पे भी रिसाइड सेटल कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज जिसको आप वायलेट कर सकते हैं तो वहां पे आपको रोका जा सकता है। देन राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, इसमें एक चीज हमने देखा कि हमारे पास अगर ऑथराइज यूनिवर्सिटी से अगर आपको प्रूव कर दिया गया है, अप्रूव्ड हो आप कि नहीं आप ये पर्टिकुलर प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हैं, जिसमें हमें प्रोफेशनल डिग्रीज कोर्सेज चाहिए हो, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे लॉयर हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट। नाउ नेक्स्ट इज कम टू आर्टिकल 20। हमने ये जो पढ़ा पीछे जो हमने फ्रीडम्स देखी दैट वाज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। याद जानिए जितनी की जितनी 6 फ्रीडम्स थी दैट वर रिलेटेड टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब देखिए जब सिटीजन्स की बात आती है, नाउ दिस इज द आर्टिकल नंबर 20 दैट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मान लीजिए आपको किसी चीज़ के लिए आपने क्राइम कमिट किया है, उसके लिए आपको जेल में डाल दिया गया है, तो क्या अभी भी आपके पास अधिकार हैं? कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं कि अगर आपको जेल में डाल दिया तो अब इसके आगे आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ये किसके लिए? आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल को जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सेकेंड इज नो डबल जेओपार्डी एंड थर्ड इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इन 3 पार्ट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में आगे देखेंगे, बट उससे पहले कि लिमिटेशन किस पे लगाता है? लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ऐसा नहीं हो ना आपसी दुश्मन के अंदर, मान लीजिए मैंने कोई क्राइम किया, ठीक है, मुझे सजा भी मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि मेरा जो वहाँ पे कोई मंत्री बैठा है वो मेरा मुझसे पर्सनली दुश्मन निकाले, मुझे वापस से वो करें, तो हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं। सो सबसे पहले जब इस फंडामेंटल राइट को हम पढ़ते हैं दैट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका जो पहला प्रिंसिपल है इसमें एक ही ये चीज़ बोलता है कि अगर आपके लिए मान लीजिए आपने कोई क्राइम कमिट कर दिया, ठीक है, आज आपने क्राइम कमिट किया जिसकी सज़ा थी 6 महीने, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेट को जिसे मैं लिख लेती हूँ 27 नवंबर को आपने क्राइम कमिट किया, आपको सज़ा हो गई 6 महीने की, ठीक है। लेकिन 29 नवंबर को एक नया लॉ आता है कि इसी सेम क्राइम के लिए 10 महीने की सज़ा होगी। तो क्या ये आप पे अप्लाई होगा? नहीं किया जा सकता है, बिकॉज जिस दिन आपने क्राइम कमिट किया था उस दिन का जो लॉ था दैट वाज द लॉ रिलेटेड टू द 6 मंथ्स वाला पीरियड, ठीक है। तो आप पे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब आपके ऊपर सज़ा बढ़ाकर, या जो लॉ बाद में पास हुआ है आपके क्राइम कमिट करने के बाद, आपको सज़ा सुनाने के बाद उस पर्टिकुलर क्राइम पे आपको अंदर नहीं किया जा सकता, या अंदर कर भी दिया तो उसको अगेन रीमॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें इस पर्टिकुलर जब आप पढ़ेंगे PDF डाउनलोड करने के बीच में तो आप में इसमें यही चीज़ मेंशन्ड है, ठीक है। और ये किस पे अप्लाइड है? ओनली ऑन द क्रिमिनल लॉस। नेक्स्ट इज नो डबल जेओपार्डी। मान लीजिए मैंने एक मर्डर कर दिया, उस मर्डर के लिए मुझे 2 साल की सज़ा मिल चुकी है, ठीक है। तो
क्या जब मैं निकलने वाली होंगी तो कोर्ट ऐसा कर सकता है कि नहीं आपने मर्डर किया, अभी 2 साल आपके लिए काफ़ी नहीं है, 2 साल आपको और लगाने पड़ेंगे सेम मर्डर के लिए? इज दिस कैन बी डन? नो, दिस कैन नॉट बी डन। नो डबल जेओपार्डी। एक ही ऑफेंस के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि मान लिया मैंने आज मर्डर किया, उसके लिए 2 साल की सजा होगी, लेकिन जब निकले उसके बाद आपने एक और मर्डर कर दिया, उसमें फिर आपको 2 साल की सजा हो जाएगी। दैट इज गुड, दैट इज ओके। बट एक ही चीज़ के लिए, एक ही क्राइम के लिए आपको बार बार सज़ा नहीं सुनाई जा सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब आप अगर क्रिमिनल हैं, आप खुद एक क्रिमिनल हैं, तो क्या आपने आपसे ज़बरदस्ती मार पीट के अगर आपने कोई चीज़ बोल भी दी है, कि आपको कंपेल किया जा सकता है कि आप अपने खिलाफ खुद सबूत दीजिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नहीं अपने खिलाफ बोलना चाहते, अगर आपको टॉर्चर मिल भी गया है, मान लीजिए आपको पुलिस ने इतना टॉर्चर कर दिया कि आपने बोल दिया, तो क्या उसको एज अ सबूत यूज़ किया जा सकता है? उसको आप नहीं यूज़ करेंगे। उसको तब यूज़ कर सकते हैं जब आप खुद, या जो क्रिमिनल है वो खुद कोर्ट में जाके सामने जजेस के सामने, जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको एज अ प्रूफ यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि जो हम लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं या बाकी सब चीज़ें जो हमने पुलिस कराती है या टॉर्चर भी करते हैं, उससे हम हेल्प ले सकते हैं अपनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, बट उसको कोर्ट में एज अ प्रूफ नहीं यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आप अपने खिलाफ सबूत, अगर आप चुप रह सकते हैं, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं, हाँ इतनी मारपीट कर दिया, आपने बोल भी दिया, तो जाके पुलिस उस चीज़ को ऐसा क्लेम नहीं कर सकती है कि इस पर्टिकुलर इंसान ने ये एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इसको ये सज़ा दी जाए। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन should be taken in care. नेक्स्ट इज आर्टिकल 20 जो है वो किसके ऊपर अप्लाइड है? जब हमने आर्टिकल 19 की बात की तो हमने देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अप्लाइड है, बट व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 20 तो वो सिटीजन्स पे भी अप्लाई है, फ्रेंडली एलियंस पे भी अप्लाइड है, एनिमी एलियंस पे। सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ फ्रेंडली एलियन, एनिमी एलियन। इसका कुछ बहुत गहरा राज नहीं है, इसका राज इतना ही है कि कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो हमारी फ्रेंडली रिलेशंस में होती है, ठीक है, तो उनका जो कोई सिटीजन होगा वो हमारे लिए हुआ फ्रेंडली एलियन। लेकिन कुछ कंट्रीज के साथ हमारे टर्म्स खराब होते हैं, दे डोंट केम अंडर आवर फ्रेंडली रिलेशंस, तो उस पर्टिकुलर कंट्री के जो सिटीजन होंगे दे आर एनिमी एलियंस। सो व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 20 तो वो सिटीजन्स के लिए भी अप्लाइड है, फ्रेंडली एलियंस के लिए भी अप्लाइड है और एनिमी एलियंस के लिए भी अप्लाइड है। फाइन। सो आर्टिकल 20 कितना इंपॉर्टेंट है, इससे हम कैसे जानेंगे? जब 44th अमेंडमेंट आया था उसमें ये कहा था, जब इमरजेंसी भी प्रोक्लेम कर दी जाएगी किसके अंडर, प्रेसिडेंट के अंडर, तो भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल को कैंसिल नहीं किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 20, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए अप्लाइड है। जब बात आएगी 19 की, दैट इज टू द सिटीजन्स ओनली, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द 20, तो वैसे भी जब हम इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को, तो उसमें हम 3 ही कंसेप्ट पढ़ते हैं। वन इज सिटीजन्स, देन वन इज aliens, and this alien is divided into 2 parts, that is friendly alien and one is enemy alien, ठीक है। सो आर्टिकल 19 तो सिटीजन्स को लेके है, 20 जो है वो सिटीजन्स, फ्रेंडली और एनिमीज सबके लिए है, ठीक है। नाउ बात आती है आर्टिकल 21, जिस सबके लिए हम लोग जी रहे हैं, खा पी और सो तो पशु भी रहे हैं, एनिमल सर्वाइवल भी एक लाइफ ही जी रहे हैं, बट क्या आपकी लाइफ के लिए उतना काफ़ी है? नो, इट शुड बी अ वेरी डिग्निफाइड लाइफ। आपकी ज़िंदगी एक इज्जत, सम्मान, उसका कोई मतलब होना चाहिए, उसको जीने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सो देन इट इज़ कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब इसमें जो एक कंसेप्ट है, अब एक इसमें पढ़िए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, लेकिन बाद में इसको चेंज किया था, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आप कुछ टाइम रुके, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इसमें हम एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि व्हेन इट कम्स टू, इसके अंदर कोई ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इंक्लूड हैं। ये देखिए, दिस इज द लिस्ट। राइट टू लाइवलीहुड है, प्रिवेसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, राइट टू शेल्टर, हेल्थ, फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर, फ्री लीगल एड अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, स्पीडी ट्रायल, फेयर ट्रायल, प्रिजनर टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो ऐसे और भी। दिस इज ओनली जस्ट स्मॉल लिस्ट, लेकिन इसमें और भी हैं। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का पता लग जाएगा कि इसमें क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क नहीं है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ठीक है। अब देखिए, बात आती है जब हम बात करेंगे लाइफ को लेके कि लाइफ की डिग्निटी के लिए, तो फिर हमारे लिए जेल क्यों है?
ठीक है, फिर तो उस जेल में तो कोई डिग्निफाइड लाइफ नहीं है। तो उसके अंदर हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड वन इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जब बात आई थी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो हमारे पास स्टार्टिंग में था, सो दैट वाज रिलेटेड टू कि हाँ जो जो हमारे प्रोविजंस और प्रोसीजर्स लॉ ने कर दिया, जो प्रिस्क्राइब कर दिया, उन्हीं के बेसिस पे हम एक लाइफ को जी सकते हैं। बट इस टाइम पे क्या था कि सिर्फ ये एग्जीक्यूटिव एक्शन को प्रिवेंट करता था, ठीक है। बट उसके बाद है ड्यू प्रोसेस। जब लेकिन मेनका गांधी का केस आया, इसमें हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोला गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो होना चाहिए बट इट शुड बी फेयर एंड जस्टिस। सो करंटली एज पर जुडिशरी इस पर्टिकुलर टर्म को यूज किया जाता है, जो अमेरिकन कंसेप्ट है, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इससे हम बच जाते हैं लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव दोनों के ऊपर ये लिमिटेशन लगाता है। जब बात प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ था तो ये सिर्फ हमें बचाता था एग्जीक्यूटिव के एक्शन से, लेकिन लेजिस्लेटिव के ऊपर हमारे पास कोई भी लिमिटेशन नहीं थी। बट अब जो हमारी जुडिशरी फॉलो करती है इस पर्टिकुलर राइट के केस में, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और वो कौन से केस के बाद हुआ था? दैट इज मेनका गांधी केस में, जिसमें ये जजमेंट आया था कि आप एस्टेब्लिश तो लॉ होना चाहिए लेकिन वो फेयर और जस्टिस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिमिटेड करता है हमारे लेजिस्लेटिव को भी और एग्जीक्यूटिव दोनों की पावर को, ठीक है। सो नेक्स्ट हमने जो राइट टू प्रिवेसी, जो हमेशा का एक हॉट टॉपिक रहा है, आप लोगों को घर में भी प्रिवेसी चाहिए, बाहर भी चाहिए। सो दिस वॉज कंसिडर्ड एज अ राइट अंडर किसमें? KS पुट्टस्वामी केस 2017 में आया था, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। सी केसेस में आपको टॉपिक वाइज इसलिए डालती रहती हूँ ताकि बाद में जब आप अपने मेंस की तैयारी करेंगे, छोटा छोटा अगर आप हर एक केस के आर्टिकल के साथ आप पढ़ते रहेंगे तो एटलीस्ट जब लास्ट में आपका पूरा ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट होगा तो आपको पता होगा कि कौन से केस में क्या चीज़ एडिशन। बिकॉज एक टाइम में पूरा केस पढ़ना थोड़ा सा बड़ा लेंदी और एक वैसा प्रोसेस बन जाता है। बट इफ़ यू एंटर पॉइंट वाइज पॉइंट आज से ही, तो फाइनल डे पे या जब एंड ऑफ दिस सीरीज आपको बहुत से केसेस आपके पास होंगे जो आप अपने आंसर्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है। एंड इसका शायद आपको यूज़ तब समझ में आएगा कि वाई आई इंक्लूड दीज केसेस इन पर्टिकुलर स्लाइड्स इवन छोटा छोटा टॉपिक्स में, ठीक है। केस पुट्टस्वामी केस मैंने आपको पहले भी एक उसमें बताया था। सो दैट्स अप टू यू कि आप उसको एक जगह रख के करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। दैट इज योर चॉइस, बट दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प इन योर मेंस आंसर राइटिंग। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21A, शिक्षा हम सबका मौलिक अधिकार है, ठीक है। सो इसमें हमने इंक्लूड किया है 6 to 14 ईयर्स। इसमें मैंने आपको पहले कहा था, जब मैंने ओवरव्यू आपको दिया था, कि जब भी ये चीज़ ऐड हो इसका मतलब कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई है। सो ये जो ऐड हुआ था दैट इज रिलेटेड टू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी अमेंडमेंट के अंदर ये चीज़ ऐड की गई, तो दैट इज 86th अमेंडमेंट, ठीक है। तो क्या उसके पहले हमारे पास कोई अधिकार नहीं था शिक्षा को? लेकिन नो, इट वॉज इंस्क्राइब्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इन आर्टिकल 45, और जो क्या है? DPSPs, ठीक है। तो DPSPs के अंडर जो हम पढ़ेंगे बाद में, कि इसके अंदर आर्टिकल 45 के अंडर था राइट टू एजुकेशन, उसमें था 0 to 6 ईयर्स, इसको भी चेंज किया गया 6 to 14 ईयर्स। बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इसमें बात की गई थी। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर इसमें आप देखें कि जी 14 ईयर ही क्यों, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, 14 ईयर ओनली, कि अभी हमारे देश के पास उतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम 12th क्लास तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन का प्रावधान कर सके। बट हाँ, कभी कभी स्कॉलरशिप्स ये वो गर्ल्स को लेके ये चीज़ें करी जा रही हैं, बट मे बी इन फ्यूचर 12th तक का पूरा एजुकेशन फ्री हो जाए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। सो आपको आर्टिकल 21A के रिलेटेड आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको ऐड किया गया था, और ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है, नॉट ऑन हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। सो आपको एज गैप याद रखना, दैट इज 6 to 14 ईयर्स। एक और चीज़, व्हेन इट कम्स टू 0 to 6 ईयर्स, तो ये आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, ठीक है। ये भी इसी पर्टिकुलर चीज़ में ऐड किया गया था। तो 0 to 6 इज अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज, बाकी जो ये है दिस इज अ फंडामेंटल राइट। नाउ एक और चीज़, एक तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, ठीक है। वो भी एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर ही बात कर रहा था। एंड द टर्म यूजेस इक्विटेबल इक्वालिटी इनफॉर्मल स्कूल टेक विद सेटिस्फाइज एसेंशियल नॉर्म्स। इसके कुछ गाइडलाइंस थे, इसको इंक्लूड मैंने इसलिए किया था बिकॉज दीज आर सम गाइडलाइंस, ठीक है। तो गाइडलाइंस के थे स्टूडेंट टीचर्स का रेशो, गाइडलाइंस टू द स्कूल टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर के भी ऊपर बात की थी। 25% सीट्स जो थी वीकर सेक्शंस के लिए थी। दस डिटेंशन, नो डिटेंशन पॉलिसी 8th क्लास की, कोई भी 8th क्लास तक आप किसी को फेल नहीं करेंगे। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है,
ठीक है। सो उसको डिटेल में आप देख लीजिएगा, बट दिस इज रिलेटेड टू आर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ द लास्ट आर्टिकल ऑफ टूडेज लेक्चर इज आर्टिकल 22, ठीक है। जब हम बात करते हैं डिटेंशन की, जब हमने स्लाइड देखा तो इट वाज द आर्टिकल अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जब हम बात करेंगे अरेस्ट और डिटेंशन की, तो हमारे पास 2 टाइप के डिटेंशन होते हैं, वन इज प्यूनिटिव, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव। ये किसके अंडर आते हैं? आर्टिकल 22 के अंडर। देखिए, जब बात आएगी प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब, मान लीजिए आपने एक कार चोरी की, क्राइम इज कमिटेड, आपने एक कार या आपने कुछ भी चोरी कर ली, आपने चोरी करी, ठीक है, पुलिस ने आपको पकड़ तो लिया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो एविडेंस इकट्ठे किए गए, एविडेंस इकट्ठे किए तो आपको अरेस्ट किया गया और आपको कोर्ट में लेके गया। जब कोर्ट में लेके गया, एविडेंस हमारे पास थे, आपको गिल्टी प्रूव करके, ठीक है, आपको सजा सुना दी गई, ठीक है, यू आर पनिश्ड। तो दिस इज द फ्लो व्हेन इट कम्स टू द प्यूनिटिव डिटेंशन। मतलब आपने कोई क्राइम कमिट किया, वो प्रूव हुआ, आपको कोर्ट ने उसके लिए सजा दी। दिस इज कॉल्ड द प्यूनिटिव डिटेंशन का कंसेप्ट। और ये किसके लिए अवेलेबल है? दिस इज फॉर सिटीजन्स एंड फ्रेंडली एलियंस, नॉट फॉर एनिमी एलियंस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो मैंने आपको लाइट किया है, हर एक आर्टिकल मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सिटीजन्स के लिए हैं, कौन सा एनिमी एलियंस के लिए है, कौन सा फ्रेंडली एलियंस के लिए हैं। ये आपको कंफ्यूज करेगा अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस इज प्यूनिटिव डिटेंशन। अब देखिए, जब प्यूनिटिव डिटेंशन, तो अधिकार क्या है? आपके पास क्या अधिकार है? अगर आपको अरेस्ट किया जाता है बेसिस ऑन द प्यूनिटिव डिटेंशन, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, ठीक है। आप किसी लॉ प्रैक्टिशनर, मतलब आप किसी लॉयर को हायर कर सकते हैं, ठीक है। मैजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उनको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आपको फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सो दिस इज द थिंग, 24 आवर्स और मैजिस्ट्रेट का कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन में आपके पास ये वाले अधिकार हैं अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ देन कम टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? मान लीजिए, इससे आने से पहले हम ये देखते हैं, मान लीजिए एक कोई इंटेलिजेंस, हमारी इतनी सारी एजेंसीज हमारे इंडिया में काम करती हैं हमारे पर्टिकुलर देश की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। उस डिटेंशन के अंडर अगर मान लीजिए किसी को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये पर्टिकुलर इंसान हमारे इंडिया के सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने वाला है या कुछ हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, तो क्या आपके लिए वेट किया जाएगा कि आप पहले उस सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाएं फिर आपको अरेस्ट करें? नो। उस चीज़ से बचाने के लिए कि ऐसा कुछ खतरा ना हो, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के आधार पे सस्पेक्ट को अरेस्ट कर दिया जाएगा, डिटेन कर दिया जाएगा। उसके लिए आपका कोई भी एविडेंस या कोई सस्पेक्ट को कोर्ट ट्रायल ये वो सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी किसके लिए अवेलेबल है? ये सबके लिए, सिटीजन्स के लिए भी, फ्रेंडली एलियंस के लिए भी, एनिमी, तीनों के। इन तीनों में से कोई भी हमारी सिक्योरिटी के साथ खेलेगा तो या किसी से कोई खतरा है तो हम उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर बिना किसी ग्राउंड बताए हुए किसी एविडेंस को इकट्ठा करें, विदाउट किसी कोर्ट की ट्रायल के अंडर हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन किसके लिए है? विदाउट ट्रायल कन्विक्शन बाय कोर्ट फॉर प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ एन इलीगल एक्ट, ठीक है। और जरूरी नहीं है पनिशमेंट के लिए, सिर्फ एक इलीगल एक्ट को मान लीजिए पता लग गया कि ये जो इंसान है ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, तो क्या उसका वेट करेंगे पहले वो बॉम्ब ब्लास्ट करे फिर वो करें? नो, यू कैन अरेस्ट हिम सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के आधार पे, ठीक है। सो अब इसके ग्राउंड्स क्या है? इसके ग्राउंड्स ये है कि मान लीजिए आपने अरेस्ट किया, तो आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम तक आप उस इंसान को अरेस्ट करके रख सकते हैं। नो, जो टाइम है वो है 3 मंथ सिर्फ। 3 महीने बाद आपको एक एडवाइजरी बॉडी से पास कराना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर इंसान को अरेस्ट में रखने के लिए, ठीक है। और जो वो एडवाइजरी बॉडी है वो जजेस होने चाहिए किसके? हाई कोर्ट के, ठीक है। दूसरी बात है कि जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है वो बता सकते हैं, लेकिन आप सारे फैक्ट्स उसको डिस्क्लोज करें ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वैसे बता दीजिए ऊपर ऊपर से, बट द थिंग इज आप उसको पूरे, क्योंकि हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो वो गलत हो, ठीक है। आप उसको ग्राउंड्स बता दो, वो बाद पब्लिक में जाके वैसे कुछ बोले तो वो बाद में खतरा क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो आप नॉर्मल उसको डिटेंशन ग्राउंड्स बता सकते हो, लेकिन पूरे फैक्ट्स आप डिस्क्लोज करने के लिए ऑथराइज नहीं है, ठीक है। बाकी लॉ के सामने आप उसको लेके आएंगे। सो दिस इज द थिंग। अब मैंने आपको बोला कि 3 महीने का जो केस है, बट क्या इसको चेंज किया जा सकता है? यस, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पहले से
उसमें डिस्क्लोज कर दे, पहले से उसके लिए लॉज बना दे जिसके अंडर 3 महीने से ज़्यादा एक इंसान को आप अरेस्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या ग्राउंड्स जो पार्लियामेंट ऑलरेडी पहले से ही लॉ बना दे कि ये ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें हम एक इंसान को 6 महीने या 1 साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर रख सकते हैं। सो दैट इज पावर विद द पार्लियामेंट। ठीक है, और इसमें हमें एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। बाकी केसेस में जो सब्जेक्ट्स और ग्राउंड्स डिफाइन नहीं होंगे उन पर्टिकुलर केसेस में हमें एडवाइजरी बॉडी जो है हाई कोर्ट के जजेस, उनके लिए उनकी परमिशन लेना हमारे लिए ज़रूरी है। सो दैट वाज ऑल अकॉर्डिंग टू ऑल रिलेटेड टू दिस राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इसको हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, इसके बाद इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉर्नर है ऐसा जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। बट एक बार आप इस PDF को दोबारा पढ़ें, प्लस थोड़ा सा आप और कोई बुक आपको रेफर करना आप कीजिए। बट दिस इज ऑल अबाउट द राइट टू फ्रीडम। सी दिस इज द पर्टिकुलर, ये वो आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको आर्टिकल के कंसेप्ट के साथ उसका जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है वो भी क्लियर होना चाहिए। बिकॉज जब आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको जो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको पहले ही बोला वंस वील फिनिश दिस फंडामेंटल राइट चैप्टर, एक हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर ज़्यादा सेशंस में देख लेंगे। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू द फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, तो क्या एक्सेप्शंस हैं, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, कौन से केस में, क्योंकि हमने जब इसके रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी, जब हमने 19 के रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी तो हमने 8 ग्राउंड्स देखे। बट जब हमने रेजिडेंस और सेटल की देखी, हमने क्या देखा, पब्लिक डिसऑर्डर और शेड्यूल ट्राइब का। सो दीज आर द डिफरेंसेस जो आपको बाद में कन्फ्यूज कर सकता है। ठीक है, सो इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़े। सो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन इज, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम। तो अब देखिए क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जब मैंने आपको इनमें से देखी, ये जो है ये है आर्टिकल 19 की 6 फ्रीडम में से एक। ठीक है, तो जब मैंने आपको आर्टिकल 19 बोला था तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जो आर्टिकल 19 है दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ सबके लिए है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मैंने आपको बताया था सबके लिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। Last question for the day is, right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following is the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? तो जब बात आएगी right to privacy की या right to life and liberty की, तो आंसर आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21। सो आंसर इज दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सो आज हमने बहुत डिटेल में राइट टू फ्रीडम को पढ़ा था। आई जस्ट होप आपको इसके बाद ये पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर राइट बहुत अच्छे से क्लियर हो, बिकॉज दिस विल ग्रेटली हेल्प यू। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल, प्लस ऑल्सो डाउनलोड आवर O2IAS ऐप। थैंक यू सो मच।